जय हिंद। इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है जो कि बात करता है कि हमें हमारे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, किन फूड रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। और ये आर्टिकल टाइटल्ड है न्यू गवर्नमेंट मस्ट फिक्स इंडियाज़ फूड सिस्टम्स। बेसिकली पूरे आर्टिकल में बात की गई है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सजेशंस दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल का जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओपनिंग पैराग्राफ में अशोक गुलाटी, रितिका और पूर्वी ये कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो गई है इंडिया में, और जितने बार प्रेडिक्ट करने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को थर्ड टर्म मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को ये डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं कि भाई साहब थर्ड टर्म आने के बाद पहले 100 दिन में आप क्या करने वाले हो उसके रिगार्डिंग प्लान प्रिपेयर करो। और ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये वेरियस एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर रही हैं ताकि एक राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ ये कर रही हैं तो इन लोगों ने ये कहा कि इस आर्टिकल के थ्रू हम भी बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर को लेके हमारे सजेशंस क्या हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सजेशंस क्या दिए जा रहे हैं। पहला सजेशन तो ये दिया जा रहा है कि वी नीड टू इम्प्रूव टोटल फार्म प्रोडक्टिविटी। हमें हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि बाय 2047 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.6 बिलियन हो जाएगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, और पॉपुलेशन की इनकम भी इंक्रीज होगी बिकॉज हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है। और जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्वालिटी ऑफ फूड, बेटर फूड की डिमांड भी बढ़ने लग जाएगी। तो हमें फूड भी ज़्यादा चाहिए और अच्छी क्वालिटी का फूड भी ज़्यादा चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? बिकॉज लैंड हम बढ़ा नहीं सकते हैं अंडर एग्रीकल्चर, बिकॉज लैंड लिमिटेड है। तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब हम लैंड के यूजेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, जब हम वाटर, लेबर के यूजेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, जो फार्म में मशीनरी यूज़ हो रही है उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। और एग्रीकल्चर को ओवरऑल प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, इनोवेशंस पे फोकस करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऑल एंड ऑल हमें ओवरऑल अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की तरफ स्टेप्स लेने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा कहा गया दैट वी नीड टू फोकस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वी नीड टू फोकस ऑन स्मार्ट एग्रीकल्चर। आए दिन हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं, बारिश कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी अनटाइमली होती है, और इस सब की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो थ्रेटेंड है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसे सीड्स में इन्वेस्ट करें जो कि हीट एंड फ्लड रेजिस्टेंट हैं। ऐसे सीड्स में R&D करें, ऐसे सीड्स में इन्वेस्टमेंट करें जिन पे टेम्परेचर का, जिन पे बारिश का बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। हीट एंड फ्लड रेजिस्टेंट सीड्स, उनमें हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे ड्रिप इरिगेशन में, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन में। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो स्लोगन है इसको हमें ट्रू सेंस में फॉलो करना चाहिए। और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया के ऑलमोस्ट 78% फ्रेश वाटर को यूज़ करता है, और फ्रेश वाटर की हमारे यहाँ पे वैसे भी कमी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। मोर क्रॉप पर ड्रॉप का ये जो स्लोगन है इसको ट्रू सेंस में यूटिलाइज किया जाए। अगर हम वाटर को वेस्ट करेंगे तो जो रिसेंटली हमने बेंगलोर में वाटर क्राइसिस की बातचीत सुनी है, पढ़ी है, वो रियलिटी है, वो आगे और बढ़ के देखने को मिलेगी। एक सजेशन हम क्या कह रहे हैं, इम्प्रूव द टोटल फार्म प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो। दूसरा, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे सीड्स तैयार करने की ज़रूरत है जो कि हीट एंड फ्लड रेजिस्टेंट हों, हमें ऐसे वाटर के रिसोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पे वेस्टेज कम से कम हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करें। तीसरा सजेशन इनका ये है, वी नीड मैसिव लॉजिस्टिक रिवोल्यूशन ऑल्सो। लॉजिस्टिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बाय 2047 तक ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है।
आज की डेट में जो 36% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रह रही है, वो 2047 तक बढ़ के लगभग 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरियाज़। प्रोडक्शन होगा रूरल एरियाज़ में, पॉपुलेशन रह रही है अर्बन एरियाज़ में। और ये जो माइग्रेशन है रूरल से अर्बन एरियाज़, ये नेचुरल है, होना भी चाहिए, बट क्योंकि प्रोडक्शन रूरल एरियाज़ में होगा, लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे होंगे, तो हमें अपने इस प्रोडक्शन को मूव करना पड़ेगा रूरल टू अर्बन एरियाज़। और उसके लिए लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एफिशिएंट वैल्यू चेन्स की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज तो आज भी हम देखते हैं और आगे भी अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर रहा तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। चौथा, वी नीड टू इंटीग्रेट आवर फार्मिंग सेक्टर। हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो छोटे छोटे स्मॉलर यूनिट्स में, स्मॉलर होल्डिंग्स में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है। हमें ये जितना भी फार्मिंग है इसको एक साथ लाने की ज़रूरत है। जैसे अमूल मिल्क सेक्टर में किया गया, कोऑपरेटिव्स की मदद से पूरा एक इंटीग्रेशन किया गया, वैसे ही हमें हमारे फार्मिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जोड़ने की ज़रूरत है थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ से लेके मंडी तक, जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ से लेके अर्बन एरियाज़ तक, जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ से लेके फैक्ट्रीज तक और प्रोसेस्ड फूड तक, हमें सब कुछ को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मिल्क सेक्टर। गुजरात में जो कोऑपरेटिव्स ने रोल प्ले किया है इंटीग्रेशन में, उसकी वजह से मिल्क सेक्टर ने बहुत ग्रो किया है। उसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है हमें हमारे फार्मिंग सेक्टर में भी। क्या सजेशंस पढ़े अभी तक अपन ने? एक तो हमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम हो। चौथा, हमें फार्मिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। पांचवा, सिर्फ फूड सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ भी फोकस करना चाहिए। हमारे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली जो बच्चे 5 साल से कम के हैं उनमें मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जो स्टंटिंग है वो लगभग 35% है। तो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी सैनिटेशन है, जितना ज़रूरी वीमेंस की एजुकेशन है, जितना ज़रूरी इम्यूनाइजेशन है, उतना ही ज़रूरी है कि वी नीड टू फोर्टिफाई आवर फूड्स विद द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इस डायरेक्शन में हमारी सरकार ने स्टेप्स लेना भी शुरू कर दिया है। जैसे जिंक रिच राइस, जिंक रिच व्हीट अब प्रोड्यूस किया जा रहा है। राइस जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है हमारे कंट्री की, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो राइस खा रहे हैं। तो वी नीड टू फोर्टिफाई राइस, वी नीड टू फोर्टिफाई आवर फूड्स, वी नीड टू फोर्टिफाई द फूड्स विद द हाई न्यूट्रिशन, ताकि ये जो मेल न्यूट्रिशन की समस्या है, ये जो बच्चे हमारे फिजिकली कमज़ोर हो रहे हैं, वो समस्या से हम डील कर सकें। सिर्फ फूड सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ भी फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये सब कुछ जो सजेस्ट किया जा रहा है वो सरकार अकेले नहीं कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ नीडेड। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है एफिशिएंट वैल्यू चेन्स क्रिएट करने में, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसे सीड्स प्रोड्यूस करने में, ऐसे सीड्स के R&D में जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। और गवर्नमेंट जो है वो इस प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऐसी पॉलिसी बना के जो कि इस प्राइवेट सेक्टर को फेवर करे। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे, ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रो होगा। एंड देन फाइनली वी नीड टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम। ये सब कुछ हो जाए लेकिन अगर फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव नहीं हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फार्मिंग। तो हमें फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करने के लिए काम करना होगा। और उसका एक सजेशन ये है कि हमारा जो सब्सिडी रिजीम है उसको हमें रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। होता क्या है, अभी हम प्राइस सब्सिडी अप्रोच को फॉलो करते हैं, हमें डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र पे फोकस करना चाहिए। अभी तो क्या है, हम सब्सिडी देते हैं किसानों को, उससे बेटर है कि हम डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र करें बेनिफिशरीज़ को, फार्मर्स को। और अगर हम डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र पे फोकस करेंगे तो जो 4 ट्रिलियन सब्सिडी के तौर पे फूड दिया जाता है, फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं, उसमें से लगभग मिनिमम 25 से 30% हम बचा पाएंगे। और ये जो 25 से 30% बचेगा, इससे हम बढ़िया बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे एग्रीकल्चर की ओवरऑल कंडीशन को सुधार सकते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं सजेशंस। पहला सजेशन क्या दिया गया कि हमें हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बेटर फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ज़रूरी है कि हम हमारे एग्रीकल्चर में यूटिलाइज होने वाली चीज़ों की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें, और उसके लिए हमें एग्रीकल्चर में R&D करनी पड़ेगी, हमें एग्रीकल्चर में इनोवेशंस करने पड़ेंगे। दूसरा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करें। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने को लग रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उस सब की वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, तो हमें ऐसे सीड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हीट एंड फ्लड रेजिस्टेंट हैं। हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। लॉजिस्टिक रिवोल्यूशन की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अब जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रही है। प्रोडक्शन रूरल एरियाज़ में होगा, लेकिन जो लोग कंज्यूम करने वाले हैं उस फूड को, वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। तो हमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, एफिशिएंट वैल्यू चेन्स क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। हमें अपने फार्मिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जो कि अभी छोटे छोटे होल्डिंग्स में फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है। हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे माल न्यूट्रिशन, इनको ख़त्म किया जा सके। जितना ज़रूरी सैनिटेशन है, जितना ज़रूरी इम्यूनाइजेशन है, उतना ही ज़रूरी है कि हम हमारे फूड्स को फोर्टिफाई करें विद दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वी नीड टू फोर्टिफाई देम। और ये सारा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना नहीं हो सकता। प्राइवेट सेक्टर को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इस सब में। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट वैल्यू चेन्स क्रिएट कर सकता है, R&D में इन्वेस्ट कर सकता है, और सरकार जो है उस प्राइवेट सेक्टर के लिए कंड्यूसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें हमारे फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करने की, बढ़ाने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों के साथ में हम हमारे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग डाउट के लिए पूछते रहते हैं, तो अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो यू पीपल कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि कोई जेन्युइन डाउट है तो आई विल ट्राई टू आंसर इट। बाकी आज की बातचीत ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।